स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आज हम बात करेंगे बाघों की जो बढ़ती संख्या है उस पर। सरकार लगातार प्रयास करती है बाघों के रखरखाव को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर। यही नतीजा है कि पिछले दिनों जब एक रिपोर्ट आई उसमें देश भर में 2967 बाघ बताए गए, देश भर में अलग अलग अभयारण्यों में, और ये एक बड़ी उपलब्धि रही है। आज अगर हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 29 जुलाई को विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और इस समय अगर हम भारत की बात करें तो 2967 बाघ हैं देश भर में। लगभग पिछले कुछ वर्षों की तुलना की बात करें तो लगभग 741 बाघों की बढ़ोतरी हुई है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हुई और जो जीव जंतु है उनके प्रति लोगों को सजग रहने की जरूरत है, लोगों को संवेदनशील रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ सरकारी प्रयास तो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज हम चर्चा में कुछ दूसरे विषयों पर भी बात करेंगे कि जो विलुप्त होते जीव जंतु हैं उनको हम कैसे उन पर अंकुश लगा सकते हैं, उनको कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ हैं निशांत वर्मा जी हैं, डीआईजी हैं वाइल्ड लाइफ, इसके साथ साथ फैयाज खुदसर साहब है, पर्यावरणविद हैं। दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। फैयाज जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट आई है कि 2967 बाघ हैं देश भर में, इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं और क्या वजह रही है कि जो बाघों की संख्या बढ़ी है, कितना हम उसमें सुधार कर पाए हैं, कितनी हम उनको सुविधाएं दे पाए हैं? देखिए, ये तो इनकरेजिंग ट्रेंड है, इसको आप मना नहीं कर सकते कि इनकरेजिंग ट्रेंड है जो ये बता रहा है कि नंबर बढ़ा है। अब नंबर को आप अलग अलग नज़रिए से दे सकते हैं। जो आपने 2967 का नंबर बोला, उसमें जब स्टैंडर्ड एरर को देखेंगे 2603 to 3000 के बीच का है। हाँ। तो कुछ क्वेश्चन भी है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि नंबर बढ़ता नजर आता है। ये अपने आप में ही आपको कॉन्फिडेंस देता है कि जो 2005-06 में मुश्किलें पैदा हुई थी वहां से हमने सीखा है और कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है, जो नंबर के रूप में ट्रांसलेट होता नजर आया है। ये एक खुशी की बात है। निशांत जी, 2967 बाघ, आपको लगता है कि जो वाइल्ड लाइफ का या जीव जंतुओं का जो अगर वन्य विभाग की बात करें, वन्य पर्यावरण की बात करें, तो जो संतुलन बिगड़ गया था वो धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन अभी और हमें प्रयास करने की ज़रूरत है? हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा ये ट्रेंड है जो हमारे पास आया है। अभी जो रिज़ल्ट हमने 29 जुलाई को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है इसको रिलीज़ किया है, तो इसमें जो हमारे स्पेशली जो है वन क्षेत्रों में जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं या वन्यजीव अभयारण्य हैं जहाँ पर बाघ है, टाइगर बियरिंग एरियाज जो हैं, वहाँ पे जो प्रोटेक्शन दिया गया, अच्छी मॉनिटरिंग दी गई और कई कारण हैं इसके बढ़ने के। जैसे एक हमारा वो भी चलता है कि भाई जितने भी हमारे कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स हैं वहाँ से हम लोग जो हैं सेटलमेंट्स को बाहर भी लाए हैं, तो लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। तो इन सब चीज़ों के परिणाम स्वरूप जो है ये बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये संख्या बढ़ोतरी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत चैलेंजेस भी हैं जो अब हमें आगे, क्योंकि एक तो ये है कि इतना तक पहुंच गया लेकिन इसको इतना मेंटेन करना, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कि हम सब लोगों को मिलके एक मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें पाए जाने वाले बाघों की संख्या पे विश्व की नज़र है। क्योंकि जो आनुवंशिक गुण होते हैं, जो जेनेटिक आधार होता है किसी भी प्राणी का, वो नंबर के आधार पे अगर देखें तो भारतीय बाघ ही एक आशा की किरण पूरे विश्व को देता है कि अगर लंबे वक्त तक किसी बाघ को बचा पाए तो ये रॉयल बंगाल टाइगर ही होगा और जिसका घर भारत होगा। तो इसलिए पूरा विश्व देखता है, तो हमें और भी गौर से देखना है। ये नंबर गेम से बाहर निकल के हमें और भी बड़ी चीजों को देखना है, जैसा निशान जी ने बताया। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि अगर 2014 से आपकी हम तुलना करें तो लगभग 741 बाघों की बढ़ोतरी हुई है, जो नंबर 2967 बनता है। किन किन का प्रयास सबसे महत्वपूर्ण? सरकार का तो प्रयास ही है, आपको जो अभयारण्य के रहने वाले वहाँ लोग हैं या अभयारण्य के अंदर जो रहने वाले जो गांव हैं, उनकी भूमिका, इन लोगों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? एक्चुअली अगर गौर करेंगे तो इसमें सरकार की भूमिका तो है ही। सरकार की भूमिका तभी सफल हो पाती है जब वहाँ के आसपास रहने वाले लोग हैं वो आपके साथ मिलके आते हैं। आप जब गौर करेंगे तो 2005-06 में जब टाइगर बड़ी मुश्किल में था और पन्ना और सरिस्का में लोकल एक्सटिंक्शन टाइगर का हो चुका था, उसमें बड़े सारे सवाल उठे थे और तब ऐसा नज़र आया था कि 1973 में बना प्रोजेक्ट टाइगर क्या अपने मूल्यों पे खड़ा उतर पाया, और फिर सरकार ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई और अकेले टाइगर रिजर्व को देखने की जगह एक लैंडस्केप इकोलॉजी का सहारा लिया गया, जिसमें दो राय नहीं, काफ़ी मदद मिली है। और इसमें लगता है कि लोगों को और भी जोड़ने की आवश्यकता है।
जितना हम जोड़ पाए, कुछ नंबर बढ़ा पाए, लेकिन इन नंबरों से बाहर निकल के हमें देखना होगा कि जो एग्रीकल्चर लैंडस्केप है, क्या उसको हम जोड़ पाए अभी? उसको भी जोड़ना बहुत लाजमी है। लाजमी। निशान जी, अगर मैं आपसे संरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं तो इस बार के जो निकल के आया कि लगभग 30% बाघों की जो तस्वीर है वो असंरक्षित क्षेत्र में कैद हुई है। तो आपको लगता है ये भी आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती होगी संरक्षित क्षेत्र से बाहर उन बाघों को सुरक्षित रखने की या उनका दायरा बढ़ाने की? हाँ, इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, जो हमारी प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू हुई थी वो तो 1973 में शुरू हुई थी, जो 9 टाइगर रिजर्व्स के द्वारा शुरू की गई। लेकिन 2006 में, जैसा कि अभी हमारे जो साथी एक्सपर्ट हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, उन्होंने बताया कि जो माइलस्टोन इनिशिएटिव जो भारत सरकार द्वारा लिया गया वो ये लिया गया कि हमने अपने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 2006 में संशोधन करके इसका एक पूरा प्रारूप बनाया, हमने एनटीसीए का प्रारूप बनाया, और एनटीसीए के साथ साथ एक केंद्र सरकार की एक और यूनिट बनाई जिसको कि हम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी बोलते हैं। तो क्या हुआ कि जब हमने इसमें एक्ट में ही परिवर्तन कर दिया तो ये सारी चीज़ें लीगल हो गई, क्योंकि एक्ट का पार्ट हो गई। तो एनटीसीए का कॉन्स्टिट्यूशन, डब्ल्यूसीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर था तो हम लोग क्या करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फंडिंग सपोर्ट देती थी टाइगर रिजर्व्स को या स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन एनटीसीए के बनने के बाद पूरा उसका मेथोडोलॉजी, नॉट ओनली फंडिंग सपोर्ट, हमने साथ में टेक्निकल सपोर्ट भी दिया, बहुत सारे हम लोगों ने गाइडलाइंस निकाले। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि चुनौती क्या है सबसे बड़ी, मानव और बाघ के बीच संघर्ष, बीमारी या फिर शिकार? चुनौती क्या है? सबसे ज़्यादा चुनौती किस में आती है, एक वाइल्ड रेंजर की या फिर एक वहाँ अभयारण्य में काम करने वाले व्यक्ति की? मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चुनौती जो है, जो मानव वन्यजीव संघर्ष है, या जैसे बाघ को भी आप देखिए तो चूँकि अब जैसे संख्या बड़ी है तो आपको मालूम ही है कि टाइगर जो है टेरिटोरियल एनिमल है, वो अपनी टेरिटरी बनाता है। तो निश्चित रूप से जब टाइगर जो हैं सब एडल्ट होते हैं, कब से बड़े होकर सब एडल्ट बनते हैं, तो नेचुरली वो अपने दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, उनमें टेरिटरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो टेरिटरी बनाते हैं, बाहर जाते हैं, तभी उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो किसी एग्रीकल्चर लैंडस्केप में हो, वहाँ की कैटल को मारेंगे तो कैटल में कई बार हम लोगों ने देखा कि ऐसे केसेस में रिटेलिएटरी किलिंग होती भी है, कई ऐसे उदाहरण हैं। तो हमारा मतलब मैं अपनी तरफ से ये मानता हूँ कि हमारे मुख्य तौर पे 3 चैलेंजेस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरह से हम जो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसको नेगेटिव इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, इसको हम किस तरह से मिटिगेट करें। मतलब 2 तरह के सॉल्यूशन इसमें होते हैं। एक तो फौरी रूप से, मतलब तुरंत शॉर्ट टर्म गेन जो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इसकी बनाए। सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है कि मिटिगेशन ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा हमारा चैलेंज ये है कि हम कैसे टाइगर को और मानव को कोएग्जिस्ट कर सके, मतलब कोएग्जिस्टेंस कर सके। मतलब टाइगर से के रहने से उस क्षेत्र के जो निवासी हैं, लोकल लोग हैं, उनको आजीविका में भी सुधार हो। आपने स्थानीय लोगों की बात की, मैं फैयाज जी आपसे जानना चाहूँगा, जो अभयारण्य के अंदर जो गाँव हैं उनको कैसे जागरूक किया जा सकता है, टाइगर के अलावा और जो जीव जंतु हैं उनके प्रति वो संवेदनशील हो और जागरूक रहे, कम से कम नुकसान न पहुँचाएं? देखिए, मैंने लोगों के साथ काम किया, जैसे कान्हा में गोंड बैगाज के साथ काम करके देखा, कूनो वाले सेंचुरी में सहरिया के साथ रह के देखा हमने। मुश्किलें बहुत छोटी हैं उनकी, जिसको हम एड्रेस कर भी सकते हैं। खासकर ख्याल करें कि हमारे बैकयार्ड में अगर लेपर्ड है तो घबराहट होती है। दिल्ली में यमुना यूनिवर्सिटी पार्क में लेपर्ड आया तो सारे लोग घबरा गए, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सहरिया या गोंड या बैगा वो शेरों के साथ रहे, तो शेरों के साथ रहे, एग्री, लेकिन उन्हें कन्विंस करने का एक जरिया कैसा बने। जैसा मैं अक्सर कहा करता हूं कि टाइगर पानी पिलाता है, टाइगर स्कूल लगाता है, टाइगर खेती कराता है। क्या हमने कभी ऐसा प्रयास किया करने का कि इंडिया इज टाइगर बोला क्या, इंडिया इज गंगा बोला क्या? हमें जरूरत है फ्लैगशिप स्पीसीज को बड़े फ्रंट में रखने की, बताने की कि तुम्हारे जो धान की खेती आज हो रही है इसलिए हो रही है कि यहाँ टाइगर है। टाइगर जब है तो घास का मैदान है, और घास का मैदान है तो मानसून का पानी बह के नहीं जा रहा है, बल्कि सब सरफेस एक्यूफर या डीप एक्यूफर में अंदर जा रहा है, और अंदर जा रहा है तो सॉइल मॉइस्चर बढ़ा रहा है, तो आपकी खेती हो रही है। तो आप अपने बच्चों को कैटल ग्रेजिंग के लिए नहीं भेज रहे, गोट ग्रेजिंग के लिए नहीं भेज रहे, उसको स्कूल में भेज रहे हैं। तो इसको इस तरह से जोड़ने की जरूरत तो है हमें, और इस जोड़ने में स्कूली शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंस है। और कभी भी हमने अपने सिलेबस में इन चीजों को लाने का प्रयास नहीं किया। दुर्भाग्य है, अमेज़न हम पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा टाइगर अपने सिलेबस में पीछे रह जाता है, जीव जंतु की हम बात नहीं कर पाते। निशान जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभयारण्य के अंदर जो गांव है
उनके पुनर्स्थापन की जो प्रक्रिया है क्या वो धीमी है, या फिर मुआवजे की कमी है, मुआवजा उनको उतना नहीं मिल पाता, या फिर वो अपनी उस जगह की ज़मीन छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते, क्या समस्याएं आती हैं इसमें? मैं ये बताना चाहूँगा कि हम ये जो पैकेज है वॉलंटरी विलेज रिलोकेशन का जो पैकेज है, ये काफ़ी राज्यों में जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। मैं और ये जो पैकेज अभी अब चल रहा है, ये हमारा अभी जो गाइडलाइंस आई थी हमारी NTCA की, उसके हिसाब से चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर की गाइडलाइंस। और ये मैं समझता हूँ और ये लोग भी महसूस करते हैं वहाँ के कि ये दोनों के लिए ही, मतलब जंगली जानवरों के लिए भी और साथ साथ जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। क्योंकि जब वो वॉलंटरी विलेज रिलोकेशन लेके, अच्छा वॉलंटरी है, इसमें सबसे बड़ा शब्द है वॉलंटरी, मतलब वो स्वेच्छा से जाएंगे, मतलब कोई भी ऐसे कई उदाहरण हैं, कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि पूरे मतलब एक गांव में 2 परिवार 3 परिवार ही अभी रह रहे हैं, बाकी सारे लोग चले गए, माइग्रेट कर गए। तो ये नहीं है कि हम जबरदस्ती उसको जो है करेंगे। लेकिन और ये जो स्कीम है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ओपन एंडेड स्कीम रखी गई है। इसमें मतलब राज्य सरकार अपनी विशेष साइट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए वो उसे जितनी भी वहाँ पे राज्य की या केंद्र की जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उनको कन्वर्जेंस और डबटेलिंग कर सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में इसके प्रयास हुए हैं, इनको हमें व्यापक रूप से अब जो है पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी ऐसे हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें ले जाने की जरूरत है। इसमें ऐड करना चाहूंगा एक चीज जस्ट जल्दी से कि इसमें हैंड होल्डिंग की जरूरत है। जब एक बड़ी रकम आप गांव वालों को देते हैं और वो अपनी जगह को छोड़ के बाहर जाते हैं और उनको वो फ्रीडम आप देते हैं कि जमीन खरीद लो, तो हमेशा लूज करने का खतरा रहता है। तो इसमें जरूरी है कि जब भी विस्थापन और पुनर्स्थापन का काम हो तो उसमें डिपार्टमेंट की तरफ से हैंड होल्डिंग होनी चाहिए लंबे वक्त तक। बिल्कुल। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन के चलते जो बहुत सी ऐसी जीव जंतु हैं, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं और लोगों की जागरूकता शिक्षा के माध्यम से हम अपने जंतुओं के बारे में, अपने जीवों के बारे में कैसे संवेदनशीलता को और बढ़ा सकते हैं। ब्रेक के बाद खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। आपका लेटर। सबरेम नमस्ते, हम हैं प्लस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्लस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और आज हम मेरा हक में चर्चा कर रहे हैं कि जो जीव जंतु है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक रिपोर्ट आई जिसमें देश भर में जो आंकड़े निकल के आए कि 2967 बाघ हैं देश भर में, एक बड़ी उपलब्धि है। फैयाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारक है इंसानों के भी जीवन में और जीव जंतुओं के जीवन में। हम कैसे इसमें परिवर्तन ला सकते हैं और कैसे अपने वाइल्ड लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं, और खासतौर से जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं उन पर हम कैसे अंकुश लगा सकते हैं? इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना, जलवायु परिवर्तन एक ऐसा शब्द हो गया, पहले मुझे भी लगता था कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये ट्रुथ है। और इसको देखते हुए जब आप गौर करेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि जैसे आप टाइगर हैबिटेट की बात करें, लगभग 50 टाइगर रिजर्व कंट्री में हैं, 18 स्टेट हैं जहाँ टाइगर हैं, और 13 देश हैं जहाँ पे टाइगर हैं। उसके बावजूद भी भारत की तरफ, पूरे विश्व की नजर भारत की तरफ है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सिर्फ यही टाइगर है जिसका नंबर ज्यादा है, मतलब नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो भारत के पास अभी भी जो वन क्षेत्र है, आप गौर करेंगे, वो इतना ज्यादा है कि अगर हम अपने व्हाट यू कॉल बिजनेस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से थोड़ा हट जाएं तो शायद अपने जंगल को बचा पाएंगे। जैसे ये आवश्यक है जानना कि हमें डेवलपमेंट कैसा चाहिए, क्योंकि अपना हिंदुस्तान एक वेलफेयर कंट्री है जहाँ पे हमें बिजनेस मॉडल से हटना ही होगा। एक कंट्री जिसको पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, और वहाँ पर जरूरी है कि आपका जंगल
जब तक सतत नहीं होगा, ये 2 सुविधाएं आपको मिल नहीं सकती। आप बना नहीं सकते। आप ताजमहल बना सकते हैं, किसी ने बोला था, आप टाइगर नहीं बना सकते। टाइगर तो जंगल में होने से ही पैदा होगा वो। तो ये जानना जरूरी है कि अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो हमारे जितने भी जंगल वन क्षेत्र हैं उसको फर्दर डिनोटिफाई ना किया जाए। हमारे नदियों के जो फ्लड प्लेन है, 30 से ज्यादा बड़ी नदियां हैं, फिर भी पानी खरीद के पीते हैं मुश्किलों में। तो हमें देखना होगा कि अगर उन फ्लड प्लेन को हम अच्छे से रिस्टोर कर पाए, जैसा कि दिल्ली में यमुना बैस्टी पार्क हमने किया है, एक उदाहरण करके दिखाया है कि अगर यमुना के फ्लड प्लेन को हम रिस्टोर करें तो शायद दिल्ली की जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। जी निशांत जी, जलवायु परिवर्तन एक अहम कारण है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे व्यवसाय की बात की, बिजनेस की बात की फैयाजी ने, पर्यटन की वजह से भी काफ़ी उनके जीवन में हम दखलंदाजी कर देते हैं कि पर्यटन बढ़ाने के चक्कर में हम बहुत अंदर तक चले जाते हैं और उनका जो जीवन है वो काफ़ी उसमें परेशानी महसूस करते हैं वो। हाँ, इसमें मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जो जैसे अभी फयाज जी ने भी बताया कि भारत में जो है, भारत एक टाइगर कंजर्वेशन में पूरे विश्व के सामने एक ग्लोबल लीडर है। ग्लोबल लीडर इसलिए है क्योंकि 3/4 अभी ये जो आंकड़े आए हैं इसके हिसाब से हम बात करें तो मोर देन 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत अच्छा एक जो फ्रेमवर्क है टाइगर रिजर्व का, टाइगर कंजर्वेशन का, वो है। इसमें हमने ये 2-3 चीज़ें प्रयास इसमें किए हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में। सबसे पहला प्रयास हमने ये किया कि हम लोगों ने एक आकलन कराया है। एक हमारा भारत सरकार का ही इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो भोपाल में है। तो उनसे पहले हमने फेज़ 1 में 6 टाइगर रिजर्व्स का इकोनॉमिक वैल्यूएशन कराया। ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यूएशन मतलब देखें कि उसमें टेंजिबल या इनटेंजिबल क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो कि हमें टाइगर से जो है टाइगर रिजर्व्स में मिल रही हैं। जैसे वाटर सेडिमेंटेशन है, वाटर रिचार्जिंग कैपेसिटी है ना, कार्बन स्टोरेज है। इन सब चीज़ों का हम लोगों ने मूल्यांकन कराया। और ये मूल्यांकन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि भाई फॉरेस्ट से आपको क्या क्या, मतलब ये नहीं कि केवल फिजिकल रेवेन्यू मिल रहा है आपको, टिम्बर से मिल रहा है, लेकिन उसके जो इंटेंजिबल इफेक्ट्स हैं या बेनिफिट्स हैं वो किस तरह से उसको हम लोग जो है वो, जैसे हम बात करें तो टाइगर रिजर्व्स में एक आंकड़े के हिसाब करीब 350 से ज़्यादा नदियों का उद्गम सोर्स जो है वो टाइगर रिजर्व्स में। तो अब बात ये हो रही है कि किस तरह से हम लोग क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करें या उसको मिटिगेट करें। तो उसके लिए हमने 2-3 प्रयास ये किए हैं। सबसे पहला प्रयास ये किया है कि जितना भी हमारे टाइगर कॉरिडोर्स हैं या बाहर के जो इंटरलिंकिंग एरियाज हैं, डेवलपमेंट जरूरी है, ये जरूरी है, कोई बात नहीं, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वो किस तरह से स्मार्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हो। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, ये जो ये बता रहे थे इसको मैंने, जसवीर सिंह चौहान थे कान्हा में, मैंने देखा उनके समय वो चल रहा था हॉस्पिटलिटी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो। लेकिन वो क्या होता है ना, डिपार्टमेंट में एक इशू है जिसको डिपार्टमेंट को देखना होगा कि ऑफिसर स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है, ऑफिसर गए प्रोग्राम बदल गया। तो इसमें क्योंकि टाइगर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, इसमें इनपुट्स लॉन्ग टर्म तक चलने चाहिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट कागज पे होना चाहिए कि ये होगा ये नहीं होगा, और तभी शायद लंबे वक्त तक इस टाइगर को हम जिंदा रख सकते हैं। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे फयाजी, क्या लोगों की कमी है, फॉरेस्ट गार्ड की कमी है, या वन क्षेत्र बहुत है और निगरानी करने वाले लोग कम है, इसकी कमी है? देखिए, हमने जो भी काम किया, सेंट्रल इंडिया में काम किया, कभी पन्ना में हमने काम किया, कूनो में बहुत लंबा काम किया, जो प्रपोज सेकेंड होम एशियाटिक लायन का, लंबे वक्त तक मैं सहरिया ट्राइब के साथ रहा। हमने देखा कि आप देखें, बल्कि निशान जी भी इससे एग्री करेंगे कि जो एक फॉरेस्ट गार्ड एक बीट को देखने में सक्षम नहीं हो, 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर का बीट हो, तो वो 3 बीट देख रहा है। हर स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती होनी थी वो लगभग बंद कर रखी है, बहुत मुश्किल से वो निकालते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि जब भर्ती निकलती है तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन से बहुत ऊपर क्वालिफिकेशन के लोग आते हैं। और मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखा कि जब फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो जाता है और वो मास्टर होता है और दूसरी डिग्रियां होती हैं, तो वो किसी तरह चाहता है कि वो सेंटर में रहे, वो फॉरेस्ट में नहीं रह पाता। तो हमें ये देखना है कि भर्ती बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि शुरू से मुझे लगता है कि किसी भी फॉरेस्ट का बिल्डिंग ब्लॉक उसका फॉरेस्ट गार्ड है। अगर फॉरेस्ट गार्ड को आप कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उनको मजबूत बना पाएंगे, जैसे एमएस ट्राइब जैसे चीजों से शुरू किया इन लोगों ने, तो शायद मुझे लगता है कि बाघों की जिंदगी लंबे वक्त तक हिंदुस्तान में रहेगी। ये इसलिए जरूरत है
ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होनी चाहिए। इससे तो नौकरी भी होती है और एक ऐसा जंगल जिसको इकोसिस्टम सर्विसेज कह रहे थे, जो आपको पीने का पानी और सांस लेने के लिए हवा देता है। एक चीज़ और मैं निशांत जी आपसे जानना चाहूँगा, तकनीक के माध्यम से हम कैसे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर सकते हैं? कैमरा लगा के या फिर चिप के माध्यम से या फिर अलग अलग सैटेलाइट के माध्यम से हम शिकारियों से भी अपने जानवरों को बचा सकते हैं, बाकी उनके जीवन को भी, उनकी रख रखाव, उनकी जीवन शैली को भी हम देख सकते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं जो फयाज जी ने वैकेंसी वाली बात उठाई, तो उसमें भी NTCA का भी प्रयास है अपनी तरफ से। हम लोग सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को बार बार ये लिख रहे हैं उच्च लेवल पे भी कि भाई जो भर्ती की प्रक्रिया है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, प्रायोरिटी बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि बिना फुट सोल्जर्स के जंगल में गश्त नहीं हो सकती। और किसी भी टाइगर रिजर्व में या किसी टाइगर के लिए प्रोटेक्शन के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटेक्शन अगर आप दे देंगे तो बाकी सब चीज़ें जो है वो। अच्छा, जहाँ तक मॉनिटरिंग की बात आपने बताई, तो मॉनिटरिंग में मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको अब जो है हम लोगों ने थोड़ा मॉडर्नाइज़ किया है। मॉडर्नाइज़ इस तरह से किया है कि हमने एक M-Stripes एक प्रोग्राम है NTCA का और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का, जिसको बोलते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो वो एंड्रॉयड बेस्ड एक्चुअली एक एप्लीकेशन है। तो वो जैसे हम लोगों ने क्या किया है अब कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट गार्ड हैं या फील्ड लेवल के स्टाफ हैं, उनको हम एंड्रॉयड फ़ोन दे रहे हैं। तो उन एंड्रॉयड फ़ोन में वो लोग जो है जब भी गश्त करेंगे, या उसके 3 मॉड्यूल हैं, एक पेट्रोल मॉड्यूल है, एक कॉन्फ्लिक्ट मॉड्यूल है और एक इकोलॉजिकल मॉड्यूल है। तो पेट्रोल मॉड्यूल में जैसे उसको सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब ये चीज़ झुटला नहीं सकता। कोई भी आदमी जा रहा है तो एक्चुअल उसका GPS मैप साथ साथ बन रहा है। ठीक है। तो GPS एनेबल्ड प्रोग्राम है वो। तो इसमें क्या है कि वो सारा डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाता है, और उससे क्या है कि पेट्रोल मॉड्यूल में जब वो पेट्रोल कर रहा है तो सारी चीज़ें जो भी इलीगल चीज़ें, कोई पेड़ कटा मिला, कोई जानवर का शव मिला या कुछ मिला, इनडायरेक्ट साइन मिला, वो भी सब फोटो भी खींच सकते हैं। और वो फोटो जियो टैग्ड है, जो कि कहीं भी जुटला नहीं जा सकता कि भाई वो जियो टैग्ड है। तो हमारे जो प्रोटेक्शन में और मॉनिटरिंग में ये मॉडर्नाइज्ड या साइंस जो ग्राउंड, मतलब हमारी आवर टेक्नोलॉजी इज़ ग्राउंडेड, वेल ग्राउंडेड इन साइंस। और साथ साथ इसके साथ साथ M-Stripes तो एक ये हो गया टूल। इसके साथ साथ अब आप देखिए जो मेथोडोलॉजी है इसकी, हमारी कैमरा ट्रैपिंग भी है। हम लोग कैमरा ट्रैप लगाते हैं और उससे हम लोग ये टाइगर की पिक्चर्स और दूसरे वाइल्ड लाइफ की भी फोटोग्राफ्स जो हैं उसमें आती हैं। समय की बहुत कमी, अपने दोनों मेहमानों से मैं जानना चाहूँगा। फयाज जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि हम सुरक्षा के साथ हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है प्रयोगशालाओं की कमी है? क्योंकि अक्सर ज़्यादातर से जो घटनाएं सामने निकल के आती हैं वो बीमारियों की वजह से जीव जंतुओं की मौत हो जाती है। आपको लगता है कि प्रयोगशाला या फिर ऐसे अस्पतालों को और बढ़ाने की ज़रूरत है? जैसे अभी हाल ही में मथुरा में एक हाथियों के लिए एक बड़ा अस्पताल खुला है, तो आपको लगता है ऐसे प्रयोगशालाओं या फिर ऐसे चिकित्सीय सुविधाओं का जो तंत्र है उसको और बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, मैंने तो अभी तक जो सेंट्रल इंडिया में देखा है, सारे बड़े नेशनल पार्क में एक विट हैं और उनके पास सुविधाएं हैं। मुझे लगता है कि जो आप डोमेस्टिकेटेड एनिमल की बात कर रहे हैं, उस तरह की वेटनरी सुविधा की इस एनिमल को ज़रूरत नहीं होती है। रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, उस मॉनिटरिंग से वो पता चल जाता है। आवश्यक ये जानना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कॉन्फ्लिक्ट का जोन है वो है लोगों से। और टूरिज्म हम चलाते हैं, मेरा सुझाव ये होगा सरकार को कि जो एग्री लैंडस्केप है और डिग्रेडेड फॉरेस्ट का लैंड है, उसको लोकल लोगों से उसमें टूरिज्म के लिए कोशिशें जारी करनी चाहिए। क्योंकि आपने बड़े उद्योगों को टूरिज्म के लिए लगा रखा है और उसमें लोकल लोग अपने को सफारी जीप के धूल में पीछे पाते हैं। तो हमें जरूरी ये जानना कि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसा हो। टाइगर सरकार का ना हो, उनका हो। उनको हमेशा लगे कि ये टाइगर पैसा लाता है। ये टाइगर येलो एनिमल, ब्लैक स्ट्राइप वाला एनिमल नहीं है, बल्कि जैसा मैंने बताया कि ये पानी भी लाता है, स्कूल भी लगाता है, खेती भी कराता है, तो उनको रिसोर्स भी देता है। एक बहुत संक्षिप्त में निशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैसे हम बदलाव ला पाएंगे उनके जीवन में, जीव जंतुओं के जीवन में या वाइल्ड लाइफ में, हम और ऐसे कैसे बेहतर कर पाएंगे? बहुत संक्षिप्त में। हाँ, इसमें बस यही करना पड़ेगा कि जैसे लोग जो अभी देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोग भी इसमें जो है कंजर्वेशन में जुड़े हैं, क्योंकि जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं या बाघ हैं या लेपर्ड हैं, ये इसीलिए हैं क्योंकि ठीक है डिपार्टमेंट का प्रयास है, लेकिन लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है और उसको बेहतर करने के उसमें यह है कि भाई हमें समय समय पे ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम लोगों को जोड़ना है। और टाइगर बचाएं क्यों? टाइगर बचाएं पानी के लिए, टाइगर को हमें वाटर कंजर्वेशन से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, और उनके जो है पानी से और उनकी बिल्कुल मतलब कहना है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा वजूद तभी है जब टाइगर है,
फॉरेस्ट भी तभी है जब टाइगर है, और फॉरेस्ट है तो टाइगर है। फॉरेस्ट है तो तब टाइगर। अगर लोगों को हम उस टाइगर से जोड़ पाए और वनों से जोड़ पाए, कहते अपने आप हुए में कि बड़ी उपलब्धि आपकी हो। जिंदगी इन टाइगरों से है, टाइगरों से तो शायद हम जीत पाएंगे, जो अभी काफी काम करने की जरूरत है इसमें। तो आज हमने मेरा कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की कि जीव जंतुओं के प्रति हम कैसे संवेदनशील बन सकते हैं और लोगों को भी इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि लोग जुड़ेंगे तभी बदलाव आएगा। आप दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है मेरा है कमरा नंबर 226, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001 का हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 01 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।